खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। नाज़रीन, 27वीं आइनी तरमीम आने के बाद इस तरमीम को लेकर बहुत ज़्यादा बहस जारी है। वकला के एक धड़े का मौक़िफ़ है कि इस तरमीम से अदलिया की आज़ादी जो है वो सल्ब होकर रह गई है और अदलिया एक लिहाज से एग्जेक्टिव का एक मातहती अदारा बन गया है। और अब ये बातें भी सामने आ रही हैं कि इस तरमीम के ख़िलाफ़ भी 2007 की तरह एक वकला तहरीक चलाई जाएगी। 2007 में जजेस को माज़ूल कर दिया गया था, चीफ़ जस्टिस को काम करने से रोक दिया था, जिसके बाद मुल्क भर में वकला सड़कों पे आ गए थे और उन्होंने 2 साल तक एक तहरीक चलाई, जिसके नतीजे में तमाम जजेस को बहाल कर दिया गया था। अब वकला का कहना है कि ये जो अमेंडमेंट आई है, इसका मकसद भी अदलिया को अपने ताबे करना है और इसके अंदर उनका कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक फुटप्रिंट भी नज़र आता है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि वकला ने ये भी फैसला किया है कि जो नई वफाकी आइनी अदालत बनेगी उसका बाइकआउट किया जाए, कोई उसमें पेश ना हो। इसके साथ जो वकला हैं वो ये भी मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि जो जजेस में तकसीम है वो इसके नतीजे में बढ़ेगी और ख़ास तौर पर जो जजेस को उनकी मर्ज़ी के बग़ैर ट्रांसफ़र करने की शिक इस तरमीम में डाली गई है, उसका आइन में इजाफ़ा किया गया है, उससे भी जो है जजेस में बेचैनी भी बढ़ेगी और उससे भी जजेस जो हैं वो एग्जेक्टिव के कंट्रोल में ज़्यादा चले जाएंगे। एक तरफ जो है लाहौर और कराची में हमने देखा है कि कुछ वकला जो है वो सड़कों पे निकले हैं, एहतजाज भी हुआ है। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या ये मोमेंटम जो है वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ेगा, ख़ास तौर पे जबकि अब तक 3 जो हैं वो जजेस इस्तीफ़े दे चुके हैं, जिनमें 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट से एक इस्तीफ़ा आया है जो कि है जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा का। जबकि वकला के मुताबिक आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ इस्तीफ़े भी हाई कोर्ट से भी आ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी आ सकते हैं। ऐसी सारी सूरत हाल में जब कुछ जजेस ने खुलकर इस पर तनकीद की है इस आइनी तरमीम पर, तो वकला जो है क्या मुनज़्ज़म होकर एक तहरीक चला सकेंगे? क्या ये जो आइनी तरमीम है ये वाक़ई ही अदलिया की आज़ादी को ख़त्म कर देगी? क्या वाक़ई ही जो एग्ज़ेक्टिव का रोल है वो अदालती अमूर पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा? और जो इसके हवाले से जो तनकीद हो रही है इस आइनी तरमीम को लेकर, वो कितनी जायज़ है? इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वकास मीर साहब, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और आइनी और कानूनी मामलात पर वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और इस हवाले से वो अपनी राय का इज़हार मुख्तलिफ़ जो है अखबारात वग़ैरह में कॉलम्स लिख कर भी और करते रहते हैं। वकास साहब, बेसिकली ये जो गुफ्तगू हम आपसे करना चाह रहे हैं उसका बुनियादी मकसद इस 27वीं आइनी तरमीम पर होने वाली जो क्रिटिक है उसको समझना भी है और ये भी देखना है कि ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ये कितना दुरुस्त है और कितना इसमें कुछ लोगों की ख्वाहिशात शामिल है। तो सर, बेसिकली जो पहली और सबसे बड़ी क्रिटिक वो ये है कि इससे अदलिया की आज़ादी बेसिकली ख़त्म हो जाएगी और अदलिया एग्जेक्टिव का एक मातहत अदारा बन के रह जाएगा। तो आप इस क्रिटिसिज्म को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो क्रिटिसिज्म है इसकी जो जड़ है वो तो एक सियासी नुक्ता नज़र है। कानून हम्म। जो जिस तरह बनाया गया है वो तो इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि अदलिया जो है वो अब एग्जीक्यूटिव की मातहत हो जाएगी। सही। जजेस को अपॉइंट करने का जो तरीका है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं है। बिल्कुल। वो इस वक्त जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, सही। जिसमें कुछ जजेस होते हैं। उसके अलावा ठीक है कि लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल वगैरह होते हैं, लेकिन ऑपोजिशन के अरकान भी होते हैं। सो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट द एग्जीक्यूटिव एंड इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। सही। सो ये बात करना कि एग्जीक्यूटिव के मातहत हो जाएगा क्योंकि जेसीपी जो है वो जजेस अपॉइंटमेंट में उसका एक कलीदी किरदार है या वो जजेस के तबादले में उसका एक किरदार है, ये मेरा ख्याल है कि कानूनी नुक्ता नज़र से एक ऐसी बात है जिसमें कोई ख़ास ताकतवर दलील नहीं है। वो और बात है कि सियासी नुक्ता नज़र से लोगों को लगता है कि जी हुकूमत ने स्टेप्स लिए हैं कि अच्छा बेंच इस तरह कॉन्स्टिट्यूट हो जाए हम्म। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में और अब एफसीसी में कि वहां से हुकूमत को कोई सियासी खतरा महसूस ना हो। सही कह वो रहे एक सियासी बहस है जिसके ऊपर ठीक है लोगों की मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, लेकिन दुनिया में हर एग्जीक्यूटिव कोशिश यही करता है कि वो एक नॉन हॉस्टाइल जुडिशरी के साथ चल रहा हो। दुनिया में आप किसी भी मुल्क में चले जाएं तो। और पाकिस्तान में ये बात ज़रूर है कि जब एग्जीक्यूटिव ने कोशिश की थी, सॉरी लेजिस्लेचर ने कोशिश की थी 18वीं तरमीम के थ्रू जुडिशल अपॉइंटमेंट्स को बदलने की, तो
अदालतों ने पुश बैक दिया था बहुत ज़्यादा, और 18वीं हम्म। और 21वीं तरमीम वाला जो डिसीजन है रावलपिंडी बार का, हम्म। उसमें ये कह दिया था कि हमारे पास इख्तियार है कि आइन में आखिरी हर्फ क्या होगा। वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास इख्तियार रख लिया था। सो बिल्कुल। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम अपनी तारीख के उस मोड़ पे हैं जहाँ पे पार्लियामेंट की कोशिश कि वो जजेस के अपॉइंटमेंट को कंट्रोल करे या रिस्ट्रेन करे, या जुडिशल सुप्रीमेसी को रेन इन करे, अ, उसके खिलाफ जजेस का सीरियस पुशबैक था। सो कहीं ना कहीं तो, चाहे आप उसको एग्जीक्यूटिव कहें या आप पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए, कहीं ना कहीं तो उन्होंने पुश बैक करना था कि वो अदलिया को भी ये दिखा सकें कि आइन में आखिरी हर्फ क्या होगा, उसका फैसला अवाम के नुमाइंदे करेंगे और अनइलेक्टेड जजेस नहीं तो करेंगे। सर लेकिन आर्टिकल 200 के अंदर जो चेंज लेकर आए गए हैं और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस जो है उसको उनकी कंसेंट से हटा दिया गया है, तो उस पे तो कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि एक कैरेट और स्टिक की पॉलिसी है कि अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो ठीक है, हम आपको अच्छी अपॉइंटमेंट देंगे, अच्छी जगह पे रखेंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो किसी को बलूचिस्तान भेज देंगे, किसी को सिब्बी बेंच में भेज देंगे। तो फिर ये तो कहीं ना कहीं जुडिशल जो है उसको अंडरमाइन करेगी, जुडिशल वर्किंग को। देखिए, आपके जहन में जो खदशा है, कानून पहले ही उसका जवाब दे देता है। आई मीन, हम्म। हिंदुस्तान के आइन में ये प्रोविजन है कि आप बिल्कुल। बगैर जज की मर्जी लिए उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मगर हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी अदालतों ने ये कानून वाजे कर दिया है कि आप किसी भी जज को अगर, या किसी भी हुकूमती ओहदेदार को, सिर्फ जज को नहीं, किसी भी हुकूमती ओहदेदार को इंक्लूडिंग अ जज ट्रांसफर करेंगे एज अ पनिशमेंट, तो वो गैर कानूनी होगा। ठीक है। सो ये जो बात है कि अच्छा, अगर जो जज साथ नहीं चलेगा उस वजह से उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो वो तो उस जज के पास आर्ग्यूमेंट होगा कि जी मुझे एज पनिशमेंट ट्रांसफर किया जा रहा है। सो अभी तो कयास आराई हो रही है, किसी जज का ट्रांसफर तो हमारे सामने नहीं आया। अगर आएगा तो वो इनफरादी फैसले जो हैं वो बिल्कुल अदालतों के सामने चैलेंज हो सकते हैं। सो उनको किया जाएगा। लेकिन ये कैसा है, इसलिए भी तो हमें उसमें थोड़ा सा वेटेज नज़र आता है कि हमने 26वीं तरमीम के बाद देखा कि एक तरह से जजेस को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट लाया गया और फिर उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो ये भी तो हुआ, तो इसलिए उसकी बुनियाद पे अगर ये अब किसी को खदशा है तो उसको नज़रअंदाज तो उस तरह से नहीं किया जा सकता कि अगर आने वाले नहीं, दिनों में। नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि देखें, वो एक डेंजर हमेशा रहता है, खतरा रहेगा कि जजेस को ट्रांसफर कर सकती है कोई भी हुकूमत, ना हुकूमत वक्त सिर्फ नहीं, बट कोई आने वाली हुकूमत भी ये कर सकती है। लेकिन हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि ये सारा कुछ हो क्यों रहा है। ये सारा कुछ हो क्यों इस वजह से रहा है कि लॉयर्स हम्म। मूवमेंट के बाद बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट को जेन्युइनली ये लगा कि जजेस जो हैं वो उनका जो एक रिस्ट्रेन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो उसको फॉलो नहीं कर रहे। ठीक बिल्कुल। है। अगर आप जब ये मिसाल देना चाहते हैं कि दुनिया की किस जमहूरियत में होता है कि जी आप जजेस इस तरह ट्रांसफर कर दें, जिसका जवाब दिया जा सकता है कि कुछ जमहूरियतों में होता है, तो फिर हमें ये सवाल भी पूछना चाहिए कि दुनिया की किस जमहूरियत में होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दो तीन प्राइम मिनिस्टर्स को फारिग कर दे, वो मुतअद्दिद एमएनएस को डिस्क्वालीफाई कर दे अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। सो ये सवाल अगर आपके या मेरे जहन में आते हैं तो वो उन सियासतदानों के जहन में भी आते हैं, और फिर वो ऑब्वियसली उस चीज का जवाब देने के लिए कानून साजी करेंगे। सो जो कुछ भी आज हो रहा है, इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। अगर हम इस पे ऑनेस्टली बात करनी है तो हमें हम्म। पिछले 10-12 साल का लेकिन सफर तय करना तो वकार सर साहब। पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि अगर अगर 2017 में उस टाइम की जुडिशरी ने एक वज़ीर आज़म को निकाल दिया या 2012 में निकाल दिया, अगर वो गलत था और वहाँ पे एक जुडिशल ओवर रीच बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पे एग्जेक्टिव ओवर रीच ऑन द जुडिशल डोमेन वो भी उतनी ज़्यादा हो गई है। तो वो कहते हैं टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। तो फिर वो उस चीज़ को भी तो हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा ना कि कल को फिर हम जुडिशरी का शायद जो एक थर्ड पिलर है ऑफ द स्टेट उसको क्या हम बिल्कुल ही डिमोलिश कर देंगे। देखिए, अब इसमें मेरी ये गुजारिश है कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट वाली बात इस वजह से गलत है कि एक जगह हम्म। आप बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स को हटाने की और आप उसको रॉन्ग कह रहे हैं। ठीक है। सही। वो एक फाइनल फैसला है कि एक मुंतखब नुमाइंदा जिसको अवाम ने और फिर उनके नुमाइंदगान ने भी मुंतखब किया पार्लियामान में बैठ के कि आप वजीर आजम होंगे, उनको आपने घर भेज दिया, तो एक तो रॉन्ग वो हो गया। अब दूसरा रॉन्ग आप किसको कह रहे हैं कि कानून के डिजाइन में चेंज हुई है। अभी कोई फैसला नहीं आया कि कौन तब्दील किया जाएगा, कौन कहां से कहां ले जाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन बदला है, तो ये बात शुरू हो गई है कि ये पॉसिबल है कि ये फ्यूचर में मिसयूज हो जाएगा। हम्म। सो वो एक कानूनी बहस मेरे ख्याल बिल्कुल। में, वो सियासी बहस तो है, बट एज अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ये बड़ा मुश्किल है कि आप किसी के
परसुएड कर सकें किसी भी लीगल स्कॉलर या कानून के तालिब इल्म को कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का एक डिज़ाइन बन गया है तो इसकी वजह से हर फैसला गलत होगा। जिस तरह मैंने अर्ज की कि अगर किसी का तबादला बतौर सजा के तौर पे किया जाता है तो उसको ये इख्तियार होगा कि वो अदालत जाए। बट इस वक्त जो हमारी बहस है उसमें सियासत इतनी भरी हुई है, बिकॉज पूरी दुनिया में सोसाइटीज आर पोलराइज्ड। तो लोग ये चीज मिस कर रहे हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिसीजंस व्हिच विल लीड हम्म। टू injustice against individual judges versus the issue of constitutional design. There's nothing wrong with the constitutional design. अच्छा, एक और जो वकील बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो फोर्थ शेड्यूल की एंट्री 55 है वो लेजिस्लेचर को इस बात पर पाबंद करती है कि वो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल नहीं कर सकती, उसको बढ़ा तो सकती है, उसको कर्टेल नहीं कर सकती। तो ये जो लेजिस्लेशन हुई है ये आइन के अंदर जो शेड्यूल फोर्थ है उसके भी खिलाफ वर्जी है, जो क्योंकि लेजिस्लेचर के पास ये पावर ही नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि ये एफसीसी का बनना। एफसीसी का बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो एंट्री 55 है ऑफ शेड्यूल फोर्थ वो ये कहती है कि कोई भी कानून साजी ऐसे एग्जैक्टली। तो वो कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल कैसे कर सकते हैं, उससे उसके आईनी मामला सुनने का इख्तियार वापस नहीं लिया जा सकता। अच्छा देखिए, वो बात इस वजह से उसमें कोई कानूनी तौर पे दम नहीं है, बिकॉज वो जब लेजिस्लेटिव लिस्ट बात कर रहा है तो वो एग्जैक्टली। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा। वो अच्छा, सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन की बात कर रहा है, वो ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात जिस कर तरह रहा है कि आर्टिकल अगर आप 191 में होती है सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाने की। जी, बट अगर आप एक ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी पास करें, मसलन फर्ज करें एंट्री 27 इंटर प्रोविंशियल ट्रेड एंड कॉमर्स की हम्म। पावर है, तो उसके नीचे आपने कंपटीशन एक्ट एक कानून बना दिया। ओके। आपके पास टैक्सेस ऑन इनकम की पावर है, तो आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और या इनकम टैक्स एक्ट आप बना दें, सेल्स टैक्स एक्ट बना दें। सो वो ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को लिमिट कर रहा है, बिकॉज वही आइन जिसकी एंट्री 55 की फोर्थ शेड्यूल की ये बात कर रहे हैं, जी। उसी आइन के आर्टिकल 238 और 39 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट का जो हक है आइन में तरमीम करने हम्म। का, उस पे कोई भी कदगन नहीं है। और ये भी कहा गया है कि किसी भी ग्राउंड, ऑन एनी ग्राउंड व्हाट्सोएवर, उसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ लिखा इस हुआ था पे आइन में, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया रावलपिंडी बार केस में एग्जैक्टली। कि जी नहीं, हम फैसला करेंगे, एक बुनियादी ढांचा है और वो हर जज के लिए बुनियादी ढांचा अलहदा हो सकता है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो बनाई गई 18वीं और फिर 21वीं तरमीम के केस में फुल फुल कोर्ट बैठी थी, आप क्या समझते हैं कि वो फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो फिर एग्जिस्ट नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन का कोई? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है हर डॉक्यूमेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आप कोई हम्म। किताब पढ़ें, कोई किसी को खत हम्म। लिखें, आप उससे कहें इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दें, वो आपको बता देगा पढ़ने वाला। लेकिन बिल्कुल। उसमें अब दो सवाल हैं, कौन पढ़ रहा है और कौन बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है। अब हर बंदा जो उसको पढ़ेगा उसके लिए शायद एक बेसिक स्ट्रक्चर अलहदा होगा। ठीक अच्छा, है। बेसिक स्ट्रक्चर का फैसला कौन शख्स करेगा? वो शख्स करेगा जिसको अवाम ने अपना नुमाइंदा मुंतखब किया है कि अगर मैं आपकी बेसिक स्ट्रक्चर की रीडिंग से एग्री ना करूं तो मैं आपको 5 साल बाद वोट दे के बाहर निकाल दूं। या हम्म। वो लोग जो कि अनइलेक्टेड जजेस हैं और उनको अवाम ने ये इख्तियार नहीं दिया कि आप आइन से आगे जाके कोई फैसला करें। सो इसी केस का जिसका हम फैसला कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी मानने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का इस्तेमाल के उसको जवाज बना के आप आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दे दें, वो मेरा ख्याल है नहीं हो सकता। इस बात पे मैं एग्री करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन वो अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामान के खिलाफ इस्तेमाल करे। पार्लियामान के जहन में बेसिक स्ट्रक्चर जरूर हो सकता है कि अच्छा हम इससे आगे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वो उससे आगे चले जाते हैं तो उसका हल ये नहीं है कि अदालत इंटरफेयर करे। मेरे ख्याल में जिस तरह आप जस्टिस नासिर उल मुल्क और जस्टिस साकिब हम्म। निसार के जो फैसले एग्जैक्टली। हैं रावलपिंडी बार में, वो दो पढ़े, उन्होंने कहा है कि अगर पार्लियामान कर देती है कानून साजी तो हमारा हक नहीं है कि हम उसको रोकें। वो फैसला फिर अगले इलेक्शन में अवाम करेगी। सो ठीक है। सिर्फ हर अगर कोई मसला है तो हर मसले का हल जो है वो ऐसा रास्ता नहीं है कि जो अदालत से शुरू हो और अदालत पे खत्म हो। आई मीन ठीक। आवर सैल्वेशन डज नॉट लाई इन रोड्स गोइंग थ्रू द कोर्ट रूम। एग्जैक्टली। अच्छा, अब दूसरा इसमें जो अहम बात हो रही है वो ये कि ये जो अमेंडमेंट है ये चैलेंज कहाँ होगी? आया ये हमने देखा कि कुछ जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट गए हैं, ऑल्दो कि उनकी दरख्वास्त को इंटरटेन नहीं किया सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने। तो ये कहाँ पे चैलेंज होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब मामला सुन नहीं सकती, या ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होगी? और क्या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अपने ही खिलाफ मुकदमे को सुन सकती है?
देखें, अब पहले भी आइन बड़ा वाज़ेह था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से वो रावलपिंडी बार वाला फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम सुन सकते हैं और हम कर भी सकते हैं। हम्म। सो इस वजह से वो जो 902 सफ़ों का फैसला था रावलपिंडी एग्जैक्टली। बार केस का, उसमें जो मेरे दो फेवरेट ओपिनियंस हैं वो जस्टिस नासरुल मुल्क और जस्टिस साकिब निसार के हैं, जिन्होंने कहा कि ये पिटिशंस मेंटेनेबल ही नहीं है। अब जब 26वीं और 27वीं तरमीम लिखी जा चुकी है, तो आइन के मुताबिक तमाम आइनी सवालात पे अगर आपको उठाने हैं तो आइनी सवालात, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाएंगे। सो अगर हम इसको एक आइनी सवाल ट्रीट करें, तो आपकी दरख्वास्त जहाँ पे बनती है, जिस दरवाजे को आपने आपने जिस दरवाजे पे दस्तक देनी है, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का दरवाजा है। सो सुप्रीम कोर्ट के पास अब मेरी नज़र में कोई आईनी इख्तियार नहीं है कि वो ये सुन सके। ये बात कि ये उसका फैसला नहीं करेंगे, नहीं, एफसीसी अपनी जुरिस्डिक्शन का फैसला नहीं करेगा, मेरे ख्याल में ये कानूनी तौर पे मुझे बात नहीं समझ आती। ये एक सियासी बात है। आई मीन, ये 1973 में भी हुआ था कि जब हमने आइन लिखा था, तो उसके बाद एक साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन दायर कर दी और उन्होंने कहा कि जी, ये पूरा आइनी निज़ाम जो 1973 के आइन ने बनाया है, ये गैर इस्लामी है और इस्लाम के उसूलों की खिलाफ वर्जी है, और इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर दे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट भी लेकिन एक हद से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट भी इसी आइन के तहत बनी है। सो अगर आप ये बात कर दें कि जी आपको एक अदालत चाहिए जो कि आपको जो कानून नामंजूर है उसको कालअदम करार दे दे, लेकिन जो अदालत कानून ने मुख्तस किया आप उसके पास जाएं भी ना, तो वो फिर कानून की बहस तो नहीं है, वो एक सियासत की बहस है, वो सड़कों पे लेकिन लाने वाली अ, बहस है। वकास साहब, आर्टिकल 4 ऑफ जो है जुडिशल, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, जो कि जजेस के कंडक्ट के हवाले से है, वो तो ये बार करता है जजेस को कि वो किसी ऐसे केस को नहीं सुन सकते जिसमें उनका अपना इंटरेस्ट हो। अ जज कैन नॉट, पर्सन कैन नॉट बी अ जज इन हिज ओन मैटर। तो इस डॉक्ट्राइन को हम कहाँ लेके जाएंगे जब वो जजेस जो हैं खुद उसकी, जिस उसकी क्रिएचर हैं जिस कानून की, वो उसके खिलाफ कैसे मुकदमा सुनेंगे? तो उसका वो फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा। आर्टिकल 4 का ये मतलब है कि जजेस की अगर जुरिस्डिक्शन चैलेंज की गई, और जजेस का पर्सनल इंटरेस्ट तो कोई नहीं है, एफसीसी के जजेस का पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है, उनकी जुरिस्डिक्शन का सवाल है ना, कानूनी सवाल है। इट्स नॉट एज इफ कि अगर वो आप कह रहे हैं कि जी उनकी ज़ात, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जजेस का, वो ये है कि आप अपनी ज़ात से रिलेटेड कोई मैटर्स नहीं सुन सकते। तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर आप एक अदालत को जाके कहें कि आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो आप कहना शुरू कर दें कि नहीं, ये तो जज की पर्सनल इंटरेस्ट आ गया है उसके अंदर। वो तो फिर बात बहुत आगे चली जाएगी, फिर हम वो दैट्स अ सर्कुलर आर्गुमेंट जिसका कोई हल नहीं है, बिकॉज फिर कौन सुनेगा? अगला सवाल यह है कि फिर कौन सी अदालत सुनेगी? और अगर आपका जवाब ये हो कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, तो सुप्रीम कोर्ट तो उसके पास अब इख्तियार नहीं है कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को डिसाइड करे, क्योंकि आइन तो अब उस चीज़ को मना कर रहा है कि तमाम फैसले जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी। सो कई दफ़ा ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि कई दफ़ा ये होता है कि अदालत अदालत में जो पिटिशंस डाली जाती हैं और जो कानूनी दलीलें दी जाती हैं, वो उनका टारगेट सिर्फ शायद कानून की किताबें नहीं होती, उनका टारगेट शायद हिस्ट्री बुक्स होती हैं कि हमारा ये एतराज़ तारीख पे, रिकॉर्ड पे आ जाए कि हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे। और अगर हम आइन को पढ़े मुख्तलिफ मुल्कों में, तो हमें ये सबक भी मिलता है दैट एवरी legal argument made in court is not an argument about the law. Sometimes you're just arguing for history to recognize your position on a particular issue. एग्जैक्टली। And maybe that's how we should just see it. बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वो ये कि एक ये एतराज़ भी आ रहा है कि इससे जुरिस्डिक्शन कन्फ्यूजन अराइज होगी इस सारी सिचुएशन से। जजेस या वकला साहिबान को ये परेशानी होगी कि ये मामला उन्होंने किस तरह से आईनी कोर्ट के सामने लेके जाना है, या कौन सा मामला आईनी कोर्ट के सामने जाएगा, कौन सा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है? और एक एतराज़ ये हो रहा है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया गया था, वो जो है वफाकी आईनी अदालत के लिए नहीं बनाया गया। वहाँ पे चीफ जस्टिस को ही ये पावर्स दे दी गई हैं बेंचेस बनाने की। तो यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है या ओवरलुक कर गई है पार्लियामेंट इस एस्पेक्ट को? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है मिस्टेक तो मैं उसको नहीं कहूँगा, वो पार्लियामान का इख्तियार है। हमारे लिए सबसे आसान चीज़ इस मुल्क में ट्रैजिकली हिस्टोरिकली यही रही है कि हम हर चीज़ में पॉलिटिशियंस को ब्लेम कर दें कि उनका कसूर है, और बाकी जगह हम नहीं देखते कि अच्छा और किस किस का कसूर है।
सो मिस्टेक तो नहीं है, पार्लियामान अभी मौजूद है, कायम है, दायम है, उनके पास इख्तियार है कि वो एक एफसीसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ला सकते हैं। एफसीसी ने फॉर द टाइम बीइंग सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो अडॉप्ट कर लिए हैं ताकि उनकी उनका काम चल सके। और दूसरा जो आप, सॉरी, आपका याद कराइएगा कि आपके सवाल का पहला हिस्सा क्या था, जुरिस्डिक्शन वाला। जी, हाँ, जुरिस्डिक्शन वाला। जुरिस्डिक्शन वाला बतौर वकील मेरी नज़र में कोई इतना वो संजीदा मामला नहीं है। देखें, कोई भी अदालत हो वो रोज दर्जनों केसेस में जुरिस्डिक्शन का फैसला करती है। सो एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, आइन का आर्टिकल 212 है, वो कहता है कि जो भी मामला सिविल सर्वेंट्स के टर्म्स और कंडीशन से रिलेट करेगा उसमें आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आइनी ठीक है। रिट में आपको सर्विस ट्राइब्यूनल्स जाना चलो पड़ेगा। ठीक है। और रोज हाई कोर्ट में दर्जनों पिटिशंस लगती हैं जहां पे सवाल ये होता है कि ये अच्छा, ये टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सिविल सर्वेंट से रिलेटेड है या उससे हट के एक मामला है गवर्नमेंट सर्वेंट का जो कि 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि रिट जुरिस्डिक्शन है उसमें एंटरटेन हो सकता है। और अगर आप अदालत में सुबह घंटा बैठे हैं किसी भी हाई कोर्ट में, तो अर्जेंट में आपको मुतअद्दिद पिटिशंस मिलेंगी जिसमें जुरिस्डिक्शन का सवाल अदालतें एड्रेस करेंगी। सो बिल्कुल। ये कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है वो। अगेन आई गो बैक टू द सेम पॉइंट दैट इफ यू disagree politically with the FCC and the amendments, then you will see these as major issues. But if you see them simply as questions of law, तो ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें अगले 1 या 2 सालों में फैसलों के थ्रू मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया वकास मीर साहब, आपने बहुत तफसील से आइनी ये जो मामलात हैं उस पर बात की, 27वीं आइनी तरमीम के खदोखाल पर बात की, उस पर जो तनकीद हो रही है उसके हवाले से आपने बात की। नाज़रीन, अब बात करते हैं उस तबके की जिसकी हकूक़ की गारंटी हमारा आइन देता है, और वो कहता है कि ये जो तबका है इसके लिए खुसूसी इक़दामात रियासत को करने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ये तबका हर साल अपने हकूक़ लेने के लिए सड़कों पे आता है। मैं बात कर रहा हूँ ब्लाइंड पर्सनस की, जिनका एहतजाज हर साल ही अब जो है एक रूटीन बन गया है कि वो सड़कों पे आते हैं, अपने मुतालबात की हक़ के लिए वो नारेबाजी करते हैं, वो धरना दे के बैठते हैं। लेकिन हत्ता कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि पुलिस बसारत से महरूम इन लोगों पर लाठी चार्ज भी करती है। इस साल भी जो है बसारत से महरूम अफराद जो हैं उन्होंने अपने हक़ के लिए धरना दिया है लाहौर के चेरिंग क्रॉस पर। वो इस साल भी आके बात कर रहे हैं कि उनको उनके हकूक़ दिए जाएं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये लोग हर साल आते हैं, हर साल हुकूमत कभी इनको सख्ती से पेश आती है, कभी इनके साथ प्यार से पेश आती है, कभी इनकी बात सुनती है और यकीन दिलाती है कि इनके मुतालबात पूरे होंगे। लेकिन फिर क्या वजह है कि वो मुतालबात पूरे नहीं हो सकते? ये कोई बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं होते और इनके कोई मुतालबात कुछ बहुत गलत भी नहीं होते। ये वो अपने लिए वो हकूक़ मांग रहे होते हैं ताकि वो इस मुआशरे में बराबरी की बुनियाद पर जो है अपना किरदार अदा कर सकें। वो इस मुआशरे की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए हुकूमत से जगह मांगते हैं, अपनी स्पेस डिमांड करते हैं। लेकिन वो स्पेस शायद उनको उस तरह से नहीं दी जाती जो कि ये जो स्पेशल लोग हैं हमारे मुआशरे का, और बहुत ही कारआमद और बहुत ही मुफीद तबका है जिसकी वो डिमांड करते हैं। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद समी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं पंजाब ब्लाइंड डेली वेजर यूनियन के। तो समी साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका एहतजाज हो रहा है और हुआ है, आपके मुतालबात क्या हैं? सर, हमारा 2014 से लेकर 2025 तक एक ही मुतालबा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें बाइज्जत बावकार मुश्किल रोजगार इज्जतदार खुद मुख्तार तरीके से दे और हम अपने घरों में बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें। ये हमारा मुतालबा है। इसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 1% कोटा जो है हमारा सेपरेट कर दे और इसके तहत तमाम तर 44 डिपार्टमेंट्स में जो 1 to 15 स्केल की सीट्स वैकेंट पड़ी हुई हैं जो कि हमारी बनती हैं, वो फिल फॉर ओनली फॉर वीआई के तहत मुस्तैद कराएं ताकि हम भी बरसरे रोजगार होकर इज्जत की जिंदगी गुजारें। ठीक है। अच्छा, मुझे आपसे अब ये जानना है कि पंजाब हुकूमत कहती है कि हमने 12,000 रुपये सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ज़रिए जो है वो दे रहे हैं हर महीने स्पेशल अफराद को, जिसमें बसारत से महरूम अफराद भी शामिल हैं। तो क्या 12,000 रुपये जो हैं वो मिल रहे हैं? सर, 12,000 की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ हमारी कमिटमेंट ये तय पाई थी 9 अक्टूबर 2024 को
कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 12,000 उन 5,000 मुस्तहिकीन जो कि मोस्ट डिजर्विंग हो, जिसमें ओवर एज वो वाले लोग जो कि सरकारी तौर पर नौकरी के अहल नहीं होते, एज के क्राइटेरिया के लेस एजुकेटेड बैकवर्ड एरिया में वो लोग जिन तक तालीम और गवर्नमेंट की सहूलियात नहीं पहुंचे, वो लोग लेट ब्लाइंड जो कि हादसाती तौर पर माजूर हो गए और अब कुछ नहीं कर, वो लोग जो कम्प्लीटली ऑर्फन है, यानी कि वालिदैन में से कोई भी उनका अभी तक नामुत नहीं है और सरकार जो है वो उनकी सफालत से जिम्मेदार है। तो ये 4-5 क्राइटेरिया के तहत था। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ ये हरगिज तय नहीं पाया था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फिट टू वर्क पास बनाई है, जरूरतमंद और तालीम याफ्ता अफराद को भी 12,000 की एज देगी बजाय कि उनको मुल्की मुलाजमतों में बच सको। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये कहती है कि आपको हम मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती नहीं कर सकते, हमारे पास ये वजह है वो वजह है, लेजिस्लेशन नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है, आप लोग काम नहीं कर सकते, ये वो सारे जो हीले बहाने से काम लेती है। ताहम 12,000 देने से के ऊपर हमें फोर्स कर रही है ताकि हम घर में बैठे 12,000 की एड लें और अपनी सलाहियतों को जंग लगवाएं। हम ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमारे से काम ले, हम सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का के ऊपर बोझ बनने के बजाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सही का सहारा बनना चाहते हैं। सही। हमारे जो समीर डेलीगेट्स साहब, हैं मुझे ये वो बताएं कि तालीम आपके आपको ऐसे कौन से जॉब्स जो हैं सरकारी महकमों में जो आप समझते हैं कि आप लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, जहां पे आप अपने आप को एडजस्ट करवाना चाहते हैं? सर, हमारे तमाम तर 44 डिपार्टमेंट में जो एडजस्टेड लोग काम कर रहे हैं वो 4,000+ है। उसमें ब्यूरो के डायरेक्टर से लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर तक, प्रोफेसर से लेकर लेक्चरर, टीचर, क्लर्क, सोशल नीड ऑफिसर और हेल्थ वर्कर, हर तरह का 9% मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हर वो काम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एक आला तालीम देता है मैट्रिक तक, और हमने हायर एजुकेशन के अंदर जो यूनिवर्सिटीज आती हैं तमाम पर ने एक आला तालीम हासिल की है। किसी की 16 ईयर है, किसी की 18 ईयर है, किसी की 14 ईयर है। हर एक बंदे ने ना सिर्फ तालीम हासिल की है, उसके साथ साथ बेहतरीन हुनर का तजर्बा भी रखता है। मिसाल के तौर पे एक ब्लाइंड बंदा कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, एक ब्लाइंड बंदा अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है, एक ब्लाइंड बंदा अच्छा नाज़रा कुरान तर्जुमातुल कुरान का टीचर हो सकता है, एक ब्लाइंड बंदा प्रोफेसर भी हो सकता है, ब्लाइंड बंदा टीचर भी हो सकता है। हर तरह की जो स्किल्स है डायरेक्ट गवर्नमेंट अगर हमें एक्सेप्ट करेगी तो कुछ लेजिस्लेशन जो है ट्रेनिंग के एतबार से भी करने चाहिए। जो हम नहीं कर सकते या जो हमारे अंदर कमी पेशी होगी उसको थ्रू ट्रेनिंग प्रॉपर कंप्लीट किया जा बिल्कुल। सकता है। अच्छा, मैं अब जो आप अच्छा, दूसरी मैं उस पर आना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि 3% अभी कोटा है मजदूर अफराद के लिए सरकारी जॉब्स में, तो वो जो 3% कोटा है, क्या आपको क्या लगता है कि वो 3% कोटा में जो बसारत से महरूम अफराद हैं, क्या उनको सही तरह से एडजस्ट नहीं किया जा रहा? ये सर ऐसा ये सोशल एक्सेप्टेंस सर असल इशू है, और हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कहते हैं कि ये जो एक्सेप्टेंस है ये फोर्सफुली हो गया। मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा नहीं चाहता है, इवन देन के हम मजदूर अफराद भी नहीं चाहते कि हमारे घर में मजदूर बच्चे पैदा हों या हमारे साथ कोई मजदूर हो। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और आम पब्लिक परसेप्शन यही होती है कि लोग डिसेबिलिटी की हमें ये फोर्सफुली कराना पड़ेगा, लोगों के ऊपर फर्क नासिब करना नहीं, तो पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि जो 3% कोटा है वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, 3% कोटे पे अमल दरामद नहीं हुआ? 3% कोटा जो हमारा 1% बनता है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ। यही वजह है कि हम बच्चों से बेरोजगार और एसिड पे काम करें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जब 2014 में हमें रखा था, मिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि अब वजीर आजम पंजाब है, तो वजीर आला पंजाब हुआ करते थे, उन्होंने कहा था क्योंकि आपके लिए कोई एग्जिस्टेड पॉलिसी नहीं है तो आपको हम 89 डेज के ऑर्डर देते हैं और आपके लिए मुख्तलिफ बुनियादों पर भर्ती करने के लिए क्राइटेरिया पॉलिसी बनाएंगे। तो फिर आप लोग मुश्किल बनत को भर्ती भी हो जाएंगे और आपके दीगर मामला भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। 11 साल हो गए, ना वो पॉलिसी बनी ना कोई क्राइटेरिया बना। वहाँ सर 44 डिपार्टमेंट के पास कोई पॉलिसी लेजिस्लेशन नहीं है कि क्राइटेरिया को बनाने के लिए कौन सा इदारा काम करेगा और इसका मैंडेट किसके पास।
आज तक मौजूद नहीं है। और हम इसी का मुतालबा कर रहे हैं कि हमें ये पता हो, हमारे ब्लाइंड बंदे ने अगर मैट्रिक किया है, इंटरमीडिएट किया है, बैचलर है, मास्टर्स है, उनके है, पीएचडी तक है हमारे पास, तो इन लोगों के लिए रोड मैप क्या है? मिसाल के तौर पे अगर किसी ने लाहौर से आना है तो लाहौर से आने के लिए दो रखते हैं, एक रोड का, एक मेट्रो का, मोटरवे। तो हम ये चाह रहे हैं इसी तरह से मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे लिए भी हर एक पर्सन के लिए, हर एक ये के लिए एक क्राइटेरिया तय हो कि अगर उसने एजुकेशन हासिल कर ली है मैक्सिमम और आगे वो नहीं कर सकता, हासिल कर सकता है एजुकेशन, तो वो अपनी एजुकेशन के बिहाफ पे कहाँ पे जा सकता है, क्या लग सकता है, क्या कर सकता है। मैं आपसे आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ और थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। जो 3% कोटा है मजदूर अफराद का, उसमें क्या ज़्यादातर वो लोग जो है भर्ती हो जाते हैं जो जिस्मानी तौर पे थोड़े से कमज़ोर होते हैं या माजूर होते हैं, मतलब किसी के अगर हाथ या टांग में मसला हो, तो आपके ख्याल में वो लोग ज़्यादातर भर्ती हो जाते हैं उस कोटे में और बसारत से महरूम अफराद नहीं हो सकते? फिजिकल डिसेबिलिटी के हामिल अफराद, जिसकी एक उंगली भी टूटी हुई है वो भी फिजिकल डिसेबल है, जिसके एक टांग का मसला है, यानी कि जो मुर्गियों का है बंदा वो भी डिसेबल है, जिसकी एक टांग का मसला है, जिसकी उंगली भी नहीं है वो भी डिसेबल है। तो यहाँ पे तो जाली सर्टिफिकेट भी बहुत बनवा लिए जाते हैं जॉब हासिल करने के लिए, क्योंकि कोटा एग्जिस्टेंस में वोट किया जा सकता है और उनकी सिफारिशें चलती हैं, जो भी मामला होता है। आज तक 5000 प्लस फिजिकल डिसेबल एम्प्लॉय हुए हैं, 3000 प्लस हियरिंग इम्पेयर्ड है, और हमारी पॉपुलेशन जो है वो 15% एम्प्लॉयबिलिटी की करती है। 1500 लोग अभी तक जब से पाकिस्तान बना है या जब से हमने एफर्ट स्टार्ट किया, हमारी 1500 एम्प्लॉयबिलिटी हमारी 2014 से लेकर अब तक हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा हम पिछड़ा हुआ तबका है। हम नहीं, तो इंडस्ट्रियल इसी आप कह वजह रहे से है हैं कि कि हम 2014 से लेकर लेकर अब तक 1500 लोग भर्ती हो चुके हैं, तो आपके ख्याल में ये फिगर कितना होना चाहिए था? सर ये फिगर कितना होना चाहिए? जैसे 9000 अगर 9500 अगर लोग लगे हैं, तो दीगर लोगों की तरह हमारी भी स्ट्रेटजी उतनी बनती है, हमारा भी उतना ही हाथ बनता है, इतने तो हमारे कम से कम कोई, बिल्कुल जैसे 3000 फिजिकल डिसेबल लगे हैं, तो हमारे कम से कम 3000 VI तो होते ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा समीर साहब, हम देखते हैं कि आप लोग, जिस तरह आपने खुद बताया कि 2014 से आपका एहतजाज जारी है और तकरीबन हर साल ही आप लोग आते हैं, सड़कों पर आते हैं, और कभी कभी तो इंतहाई जो है गलत तरीके से आप लोगों के साथ सलूक किया जाता है। पुलिस आपको अनफॉर्चुनेटली डंडे मारती है और बड़ा ही गलत होता है वो। तो क्या वजह है कि आप हर साल आते हैं, हुकूमत आपसे बात करती है, तो हुकूमत क्या अपने वादे पूरे नहीं कर रही, या आप लोग अपनी डिमांड्स हर साल बढ़ा देते हैं? सर 9 अक्टूबर 2024 को जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ थ्रू मिनिस्टर सोशल वेलफेयर डिमांड्स तय पाए थे, हम उस प्रोटेस्ट को अपना आखिरी प्रोटेस्ट समझ के आए थे और हम अपनी कमिटमेंट पे कायम थे। तमाम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो प्रोसेस है वो इतना स्लो किया, आज साल से ऊपर टाइम हो गया है, उसके ऊपर हमारा कोई 0.5% भी अमल दरामद हुआ हो तो हम कुछ कहने के लिए। 9 ठीक है अक्टूबर 2025 को हमने मिनिस्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद सलीम इंतजामिया को पोस्ट किया कि हमारा साल गुजर जाने के बाद तो मामला चूंकि तय नहीं पाया, तो हम क्या करें, हम दोबारा से सड़कों पे आए। तो हम्म सलीम इंतजामिया जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने कोई हमारी रिमाइंडर था उसके ऊपर कहा नहीं करे, ना हमारे को साल पे नया। तो हमने सही। मजबूरन फिर 7 नवंबर को एक कॉन्फ्रेंस किया और फिर 10 नवंबर को तो अभी अब जब आप आए हुए थे तो अभी हुकूमत ने कोई आपसे बातचीत की है जो पिछले साल के वादे थे उन पर अमल दरामद करने के लिए? द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थ्रू सोशल वेलफेयर हमारे साथ कनेक्टेड है, और 11 रोज गुजर जाने के बाद उन्होंने हमारे साथ आज एक फ्रूटफुल मीटिंग की है। लेकिन ये प्रोसेस का हिस्सा है, हमने उनको अपनी डिमांड बता दी है। हमने उनको बताया कि हमारे 11 रोज सामान बेनिफिशियल से है वो कामयाब करते हैं, हुनरमंद भी है, और आपके पास काम का तो 3000 प्लस जितने भी पड़ी है, इनकम ऑन और के तहत एक और एडवर्टाइज कराएं, ताकि ये लोग भी मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती होकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर को, मैडम मरियम नवाज को दुआएं दें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद समीर साहब, आप बहुत तफसील से अपनी डिमांड्स बता रहे थे और साथ आप ये भी कह रहे थे कि आप लोगों का मुतालबा है कि जो पंजाब हुकूमत है वो 12,000 रुपये जो माहाना वजीफ़ा आपने मुकर्रर किया है उसकी बजाय ये जो बसारत से महरूम अफराद हैं उनको एक रोज़गार दे, और जो सरकारी जॉब्स का कोटा है
उसमें उनका अलहदा से 1% जो कोटा है वो मुकर्रर किया जाए उन लोगों का जो कि बसारत से महरूम है, क्योंकि उनका कहना था कि उनको कुछ ऐसी जॉब्स में प्रेफरेंस देनी चाहिए जिसमें वो अपनी सलाहियतें ज़्यादा बेहतर तरीके से मनवा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये तबका जो कि तकरीबन 2014 से हर साल ही एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकलता है, इसके मुतालबात सुने जाएंगे और इनके हवाले से हुकूमत जो इनसे वादे करती है वो पूरे किए जाएंगे, ताकि इन लोगों को दोबारा कभी सड़कों पर ना पड़े और आकर इनके साथ जो जिस तरह का सलूक रखा जाता है वो भी ना हो, और वो इस मुआशरे में जो अपना मुस्बत और बेहतर किरदार है वो उसको इंजाम दे सकें। तो नाज़रीन, आपने उनकी बात सुनी। और नाज़रीन, ये था इस हफ़्ते का राइट्स वॉच। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।